अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा खान। मुल्क और दुनिया भर से आने वाली अहम ताज़ा और नुमाया खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आज के इस खबरनामे में आपको मुल्की व बैनुल अक़वामी सूरत हाल, अहम सियासी व समाजी पेशरफ्त, कारोबार, खेल और मौसम से मुतल्लिक़ अहम तरीन खबरों से आगाह करेंगे। तो आइए वक्त ज़ाय किए बगैर आगाज़ करते हैं आज के अहम तरीन खबरों से। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद के सुधाकर यादव ने रक्षाबंधन पर बनाई मुनफरिद राखी शिपकार, साथ ही 60 सीसी इंजन वाली 3 व्हीलर राखी कार, रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा। कविता का रेवंत रेड्डी हुकूमत पर हमला, तेलंगाना ब्राह्मण परिषद के ओहदों पर पड़ोसी रियासत के अफराद की तकरूरी पर एतराज, ब्राह्मण परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए, कविता का मुतालबा। प्रडतूर के टीडीपी एमएलए वरदराजोला रेड्डी का दावा, रायलसीमा को आपाशी का पानी देने का हुकूमत का इरादा नहीं, किसी कैनाल के किसान धान ना बोएं, बारिश होने पर ही मुतबादिल फसलें काश्त करने का मशवरा। तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव का हाउस अरेस्ट का दावा, पॉलिटेक्निक तलबा से मुलाकात से रोके जाने का इल्जाम, कांग्रेस हुकूमत पर इमरजेंसी जहनियत रखने का इल्जाम, पुलिस कार्रवाई पर सख्त एतराज। हरीश राव की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद, EHS नाफिज ना होने और ताखिर पर जवाब तलब, BRS लीडर का इल्जाम, मुलाजमीन के वादे पूरे नहीं हुए, यूनियन लीडरों को धमकाया जा रहा। और अब खबरों की तफसील। रक्षाबंधन के मौके पर हैदराबाद के मशहूर कार डिजाइनर सुधाकर यादव ने एक बार फिर अपनी तख्लीकी सलाहियत का मुजाहरा किया है। उन्होंने राखी की शक्ल में एक मुनफरिद 3 व्हीलर कार तैयार की है। इस राखी कार में 60 सीसी इंजन लगाया गया है और ये 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इस मुनफरिद कार को डिजाइन और तैयार करने में तकरीबन 2 माह का वक्त लगा है। बहादुरपुरा के सुधा कार्स म्यूजियम में रोजमर्रा की अशिया से मुतासरा ऐसी कई मुनफरिद गाड़ियां नुमाइश के लिए मौजूद हैं। तेलंगाना रक्षणा सेना की चीफ कल्वाकुंटला कविता ने मॉस्को से आए SCO के साउथ इंडिया स्पेशल नुमाइंदे अलेक्सी फ्योदोरोव से अहम मुलाकात की। मुलाकात में अवामी तालीम और सेहत के शोबे को मजीद मजबूत बनाने के लिए आलमी तजुर्बात और जदीद तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया। कविता के मुताबिक फ्योदोरोव की तजावीज़ और दीगर पंचजेनिया के 2 अहम सुतूनों को मजीद मजबूत बनाने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने सामाजिक न्याय तेलंगाना के विजन को हकीकत में बदलने के अज़्म का भी इजहार किया। तेलंगाना रक्षणा सेना की चीफ कल्वाकुंटला कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की है। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना ब्राह्मण परिषद के ओहदे पड़ोसी रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को दिए जा रहे। उन्होंने तेलंगाना तहरीक के कारकुनों की मुबैना तौहीन की भी शदीद मज़म्मत की। कविता ने मुतालबा किया कि तेलंगाना के ब्राह्मणों को मुनासिब एहतराम दिया जाए और ब्राह्मण परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। उनके बयान से रियासत में सियासी बहस मजीद तेज हो गई है। ए रेवंत रेड्डी अंटे అనుముల రేవంత్ రెడ్డి కాదు, ఆంధ్ర రేవంత్ రెడ్డి అనాల్సిన పరిస్థితి వస్తున్నది. ఎందుకోసం ఈ మాట చెప్తా ఉన్నామంటే, తెలంగాణలో ఉండేటటువంటి బ్రాహ్మణ పరిషత్తుకి చైర్మన్ను, వైస్ చైర్మన్లు
ఇద్దరిని కూడా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తుల్ని ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యవేక్షణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడాన్ని తెలంగాణ రక్షణ సేన చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. ఎందుకంటే మన తెలంగాణలో అనేక వేదాంగాలు చదివినటువంటి చాలా గొప్పనైనటువంటి బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు, విద్వత్తు కలిగినటువంటి అనేక మంది మహానుభావులు ఉన్నారు. వారందరినీ కూడా పక్కన పెట్టి మన తెలంగాణ ప్రాంత బ్రాహ్మణుల దగ్గర దక్షత లేనట్టు, సమర్థత లేనట్టు, విద్వత్తు లేనట్టుగా పక్క రాష్ట్రం నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాళ్లకు పొలిటికల్ పోస్టులు ఇవ్వడాన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాము. ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి అనేక మంది విద్వాన్లను మేము కూడా చేతులెత్తి మొక్కుతాం, నమస్కరిస్తాం, వారి పాదాభివందనాలు చేస్తాం. చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి గొంతు వినబడనటువంటి తెలంగాణ ఇల్లు ఉండదంటే అత్యోశక్తి కాదు. కానీ పొలిటికల్ పోస్టులకు వచ్చేటప్పటికి మాత్రం తెలంగాణ ప్రాంత బ్రాహ్మణులకే ఇవ్వాలనేది మేము చాలా బలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. పైగా ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ ప్రెసిడెంట్ గారు బసవరాజు శ్రీనివాస్ గారు చైర్మన్ గారు, ब्राह्मण परिषद चेयरमैन गारू। नेपाल में पेश आए सानेहा के बाद तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय ने अहम जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया है। इजलास में मुतासरीन और मुतासरा तमिलनाडु के शहरियों के लिए जारी इमदादी इक़दाम पर तफसीली गौर किया। वज़ीर आला ने सूरत हाल की निगरानी और ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए हुकाम की एक ख़ुसूसी टीम को काठमांडू रवाना होने की हिदायत दी है। हुकूमत की तरजीह मुतासरीन तक फौरी इमदाद पहुँचाना और उनकी बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाना है। नेपाल में शदीद सैलाब के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। त्रिशोली के मुतासरा इलाके से बचाए गए अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करके फौजी कैंप मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीमें त्रिशोली में लापता अफराद की तलाश के लिए मुसलसल सर्च ऑपरेशन चला रही है। सैलाब और दुश्वार गुजार हालात के बावजूद इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ किया गया है। लापता अफराद के अहल खाना को उनके महफूज मिलने की उम्मीद है, जबकि सर्च ऑपरेशन पर सबकी नजरें हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेटर तिलक वर्मा ने छत्तीसगढ़ में मुनक़्क़िदा खेलो इंडिया डायलॉग में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों की ज़िंदगी में खेलों की अहमियत पर रोशनी डाली। तिलक वर्मा ने कहा है कि खेल नौजवानों को मुस्बित सरगर्मियों से जोड़ने के साथ उन्हें मंशियात के इस्तेमाल से दूर रखने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने नौजवानों को खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और अपनी तवानाई को सही समत में इस्तेमाल करने की तरकीब दी। हाँ, बहुत ही अच्छे। पहले चीज़ तो अपना डिप्यूटी सर को मैं बोलता हूँ कि सीएम सर को कि बहुत अच्छा मैसेज दिए है, क्योंकि अभी इस जनरेशन में बहुत ज़रूरी है नशे से कितना दूर रहने का। और जैसे है कि जैसे छत्तीसगढ़ में अभी मैं मैचेस के लिए पहले आया हूँ, अभी टाइम बितर के अपना नशे के लिए अच्छा मैसेज देने के लिए भी आया हूँ। और मेरे को बहुत कुछ काफ़ी चीज़ पता चला है कि सर भी स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत चीज़ आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस मैसेज से जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कमसिन बच्ची के रेप और मौत के मामले पर मुकामी बाजारों में शटर डाउन किया गया। ताजरों और मुकामी लोगों ने मुतासरा खानदान से इजहार यकजहती करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। इस बंद के जरिए वाक़े पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया गया और मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम करने की अपील की गई। मुकामी अफराद ने मुतालबा किया कि मामले की मुनसिफाना तहक़ीक़ात की जाए और ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
नेपाल में सैलाब के बाद कर्नाटक के कलबुर्गी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद के फंसे होने की इतला सामने आई है। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला प्रियंक खड़गे ने कहा कि हुकाम मज़ीद अफराद के फंसे होने की मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुतासर अफराद के रिश्तेदारों से अपील की है कि वो अपने करीबी पुलिस स्टेशन में ज़रूरी मालूमात फराहम करें। हुकाम नेपाल में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों की तफसीलात जमा करने और उनकी बाहिफाजत वापसी के लिए कोशिश कर रही है। Now, as of now, close to around 130 to 140 Indians have gone missing in the floods of Nepal. But these figures are yet to be ascertained. The government is in touch with MEA, and the MEA has issued 3 numbers which are also available on WhatsApp for the benefit of our people. As of now, we are also not sure of how many people from Karnataka are stuck in Nepal. Belgavi, we are getting reports that some people are there, but it is not ascertained. Kalburgi, 2 people from Chincholi are stuck in the Nepal floods, and that has been reported to our SPs. And I urge through the media that if there is any information that you have about our people from our state missing in Nepal, please get in touch with the local police station as soon as possible, or at least the district SP. And if you inform us, we will ensure that the right communication channels will be opened for their relatives and friends. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया डायलॉग में हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स विजन पर अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि खेल सिर्फ मेडल्स जीतने तक महदूद नहीं, बल्कि मंशियात के इस्तेमाल जैसे मसाइल से निमटने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर हिंदुस्तान 2036 ओलंपिक्स की मेज़बानी का हदफ रखता है तो खिलाड़ियों की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। उन्होंने पैरा एथलीट्स को खेलों के जरिए जिंदगी बदलने के मुतासर कुन मिसाल करार किया। साथ ही उन्होंने माजी में ओलंपिक्स के निस्फ से भी कम खेलों में हिंदुस्तान की शिरकत को एक तल्ख हकीकत करार दिया। जब हम 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी। और मैं आप सभी को भरोसा देता हूं, इसके लिए सरकार की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए, सरकार उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। साथियों, हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी स्पोर्ट्स साइंस, ट्रेनिंग, कोचिंग और अनुभव साझा करने के लिए सहयोग बढ़ा रहे हैं। साथियों, स्पोर्ट्स को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, ये आयोजन भी इसका उदाहरण है। खेलो इंडिया संवाद सिर्फ खेल की बात करने का कार्यक्रम नहीं है, एक ऐसे संवाद का मंच है जिसका एक एक विचार देश के स्पोर्ट्स विजन को एक नई दिशा दे सकता है। और इसके साथ जो युवा संवाद हो रहा है, वो कार्यक्रम आपके आइडियाज और एस्पिरेशंस को देश के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। इस कार्यक्रम में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, टैलेंट डेवलपमेंट, गवर्नेंस और विकसित भारत को लेकर युवा क्या सोचते हैं, उनके सुझाव क्या है, इन बातों को सुना जाएगा और पॉलिसी प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। इसलिए आप सबसे कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस मंच का सार्थक उपयोग कीजिए। विजयवाड़ा में एसएफआई लीडर आयशा घोष ने तालीमी निज़ाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में बदउनवानी से पाक और सबको शामिल करने वाले तालीमी निज़ाम के लिए एक तहरीक शुरू की जाएगी। आयशा घोष ने तालीम के शोबे में शफाफियत, मसावत और तलबा के हुकूक पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए तलबा और नौजवानों को मुत्तहिद किया जाएगा और एक महफूज और मजबूत अवामी तहरीक खड़ी की जाएगी। आज विजयवाड़ा आना हुआ है। जेनजी का जो मीटअप है एसएफआई द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें शामिल होने के लिए यही बात है कि जंतर मंतर में जिस तरीके से एक आवाज उठा, द वॉइसेस दैट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम जंतर मंतर, इट हैज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एंड वी आर सीइंग दैट हाउ स्टूडेंट्स हैव रेज्ड देयर वॉइसेस टू एंश्योर their right to education, what is very rightful in the democracy. We were raising voices in Jantar Mantar against the paper leak, highlighting how the student suicide has affected lives of students' families. But now it has become a national issue where students are highlighting what is the worsening condition of education. So today in Vijayawada in Andhra Pradesh, the Gen Z meet that we are having, we are going to have a discussion on the current situation of education system and the way forward, that how Gen Zs and the Gen Alphas who are on the streets now to highlight their school education situation. We are going to have a movement in the coming days to ensure we have an education system which is free of corruption, and education system which is inclusive of all. Okay, ma'am. Kiruna Rizvi says that तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव ने दावा किया है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया ताकि वो एहतजाज करने वाले पॉलिटेक्निक तलबा से मुलाकात ना कर सके। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इसकी कार्रवाई को इमरजेंसी जहनियत करार दिया। रामचंद्र राव ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत एहतजाज और अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि तलबा के मसाइल पर उनसे मुलाकात करना उनका हक है और हुकूमत को एहतजाज को रोकने के बजाय तलबा के मुतालिबात सुनने चाहिए। I was about to meet Polytechnic College students who are on strike to demand the withdrawal of GO 97, which is going to affect their career in future, and they will be reduced to only skilled development workers. The students are on agitation since last many days. The students have invited me while I was performing my hunger strike at BJP office. They asked me to visit them, and today while I was going to visit them, the police have arrested me and they have detained me in my house. This is the house arrest which is for several times, and when I am going to meet the students in a democratic manner, the government has no business to stop me. It is nothing but the Congress party's emergency mentality that is suppressing us
to go to any students and meet them. And though the students and education system is suffering under Congress rule, Mr. Rahul Gandhi doesn't come. मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने गोवा में हिंदुस्तान की मईशत और दिफाई खुद इन्हिसारी पर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की 3 बड़ी मईशतों में शामिल होने के सिमत में तेजी से आगे बढ़ रहा और ये हदफ ज़रूर हासिल होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि लड़ाका तैयारों, जंगी जहाज़ों, मिसाइलों, रेडार्स और ड्रोन्स समेत जदीद दिफाई निज़ाम अब हिंदुस्तान में तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अब सिर्फ हथियार दरामद करने वाला मुल्क नहीं बल्कि आलमी दिफाई शोबे में अहम एक्सपोर्टर भी बन रहा। वज़ीर दिफा ने शहरियों से कौमी मुफाद को ज़ाती मुफाद पर तरजीह देने की अपील की। धन्यवाद महोदय। साथियों, आज भारत के पास एक विशाल इकोनॉमी है। कल्पना करिए कि जो भारत दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता था, आज वो हमारा भारत इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। यदि वेस्ट एशिया की क्राइसिस न पैदा हुई होती बहनों भाइयों, तो शायद आज हम यहां खड़े होकर यह कह सकते थे कि वह दिन दूर नहीं है कि विद इन 6 मंथ और विद इन 1 ईयर यदि न हुआ होता, यह क्राइसिस न पैदा हुई होती, तो हम कहते कि हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आज खड़े हो गए। यह होकर रहेगा, यह होकर रहेगा। आज भारत फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर वारशिप्स, मिसाइल्स, राडार्स, ड्रोन्स और एडवांस डिफेंस सिस्टम तक अनेक क्षेत्रों में अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। हम अपनी धरती पर अब यह बना रहे हैं जो दुनिया के दूसरे देशों से हम खरीदते थे, अब भारत की धरती पर बन रहा है वह सब कुछ, और भारतीयों के हाथों से बन रहा है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे यहां से एक्सपोर्ट डिफेंस आइटम्स का, हथियारों का, दुनिया को 600 करोड़ का होता था, लेकिन 2014 में अपनी गवर्नमेंट आने के बाद हम आज अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर जो एक समय कुछ हजार करोड़ रुपए हुआ करता था, आज 1,80,000 करोड़ तक हमारा डिफेंस प्रोडक्शन पहुंच गया है। 1,80,000 करोड़ पहुंच गया है। आज भारत वेपन्स का केवल बायर नहीं रह गया है, ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंट एक एक्सपोर्टर भी भारत बन रहा है। जिस भारत की बेटियां कभी स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह की अंतिम पंक्ति में खड़ी थीं, आज उसी भारत की बेटियां फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉकपिट में बैठकर देश के आसमान की रक्षा कर रही है। 1961 में हमारी सेनाओं एनडीआरएफ के आईजी नरेंद्र सिंह बुंदेला ने सैलाब और इमदादी कार्रवाइयों से मुत्तल्लिक़ अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ की टीमें सूरत हाल की निगरानी के लिए तैनात हैं और फिलहाल सैलाब का कोई बड़ा असर रिपोर्ट नहीं हुआ है। दूसरी जानिब नेपाल के लिए इंसानी इमदाद से भरे 2 तैयारे रवाना किए गए हैं। ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद मदद फराहम करने के लिए एक इजाफी एनडीआरएफ टीम को भी स्टैंड बाई पर रखा गया। तो चाइना और नेपाल में जो ये फ्लैश फ्लड आया था कल सुबह, उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी CWC से कोऑर्डिनेट करके फ्लड का क्या चांस हो सकता है बिहार और यूपी में, बेसिकली गंडक रिवर है जो बिहार और यूपी में आती है, उससे क्या इम्पैक्ट होगा उसका असेसमेंट किया था। कल बिहार चीफ मिनिस्टर ने पर्सनली इसको रिव्यू किया था। उसके बाद 2 एडिशनल टीम एनडीआरएफ की डिमांड की गई थी जो कि 2 जगह डिप्लॉय कर दी गई थी, और आज के दिन बिहार में अभी 9 टीम्स फील्ड पर डिप्लॉयड है फ्लड के नज़र को रखते हुए रिस्पॉन्ड करने के लिए। यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहाँ पर डाइवर्ट कर दी गई थी, एक टीम वहाँ पर डिप्लॉयड है कि अगर कोई फ्लड होता है तो इवैक्यूएशन प्लान जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है उस हिसाब से एनडीआरएफ की टीम रिस्पॉन्ड कर सके। आज तक जो अभी तक खबर है कि जो CWC का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट जो वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, CWC मॉनिटर कर रही है और अपडेट कर रही है। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, तो इसको फिर भी अभी मॉनिटर कर रहे हैं कि बाद में जो प्रोग्रेस होता है
स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। बीआरएस खालिद पार्टी के नायब कायद हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक भी प्राइवेट अस्पताल में EHS नाफिज नहीं हो रहा, जबकि अस्पतालों का कहना है कि हुकूमत ने पुराने बकायाजात अदा नहीं किए। हरीश राव ने सवाल किया कि EHS के निफाज में इतनी लापरवाही और ताक़ीद क्यों हो रही, और इसका जवाब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को देना चाहिए। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत मुलाजिम तंजीमों के कायदीन को धमका रही और 3 साल दौरी हुकूमत में एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। ప్రభుత్వం మాటలు చెప్పింది తప్ప ఈ రాష్ట్రంలో EHS అమలు కావడం లేదు. నేను ఆసుపత్రులతో మాట్లాడిన, నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్ తో మాట్లాడిన, 2 యూనియన్లు ఉన్నాయి. 11 ఆసుపత్రులు, కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు ఒక యూనియన్, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఒక యూనియన్. ఏమైంది, మీరు EHS ఎందుకు అమలు చేయట్లేదు అంటే మేము ప్రభుత్వంతో అగ్రిమెంట్ కాలేదు, మాకు ఆరోగ్యశ్రీ బకాయిలే పెండింగ్ లో ఉన్నాయి, మాకు ఇచ్చిన ప్యాకేజీ గిట్టుబాటు కాదు, మేము EHS అమలు చేయడానికి సిద్ధంగా లేము అని ఈరోజు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ప్రభుత్వం ఆసుపత్రులతో అగ్రిమెంట్ కాలే, ప్యాకేజీలు డిసైడ్ కాలే, కానీ ఉద్యోగులకు మాత్రం జీతంలో 1.5% కట్ చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నారు. ఇప్పటికి 4 నెలలు కోత మిత్తిండ్రు, కానీ 4 నెలల్లో పాత EHS బంద్ అయింది, కొత్త EHS అమల్లోకి రాలేదు. గాల్లో దీపం లాగా అయిపోయింది. అట్లీస్ట్ పాత స్కీములన్నా 2 రకాలు ఉండే, రియంబర్స్మెంట్ కొంత ఉండే, EHS క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ ఒకటి ఉండే, అవి బంద్ అయిపోయినాయి. ఈ ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులోకి రాలేదు. పోలీసులకు ఆరోగ్య భద్రత ఉండేది, భద్రత బంద్ అయింది, EHS అమల్లో లేకుండా అయిపోయింది. పోలీసులు రోడ్డు మీదకి వచ్చినారు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు అందరి పరిస్థితి ఆగమైపోయింది. అంటే ప్రభుత్వం చెప్పేదానికి చేసేదానికి పొంతన ఉండడం లేదు. నేను అడుగుతా ఉన్నా రేవంత్ రెడ్డి గారిని, ఏం ఇబ్బంది వచ్చింది? EHS అమలులో ఇంత జాప్యం ఎందుకు అయితా ఉంది? 4 నెలల నుంచి జీతాలు కట్ చేసినావు, ఇవాళ ఏ హాస్పిటల్ కి పోయినా EHS మేము తీసుకోము అని చెప్పేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఏం మీరు ప్రభుత్వం నడుపుతున్నారా, సర్కస్ నడుపుతున్నారా? ఈ ఉద్యోగులకు కూడా EHS ఇచ్చే తెలివి లేకపోతే ఎందుకు మీరు ఉద్యోగుల నుంచి 1.5% కాంట్రిబ్యూషన్ కట్ చేస్తున్నారు అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. प्रडतूर के TDP MLA वरदरा जोला रेड्डी ने रायलसीमा में आबपाशी के पानी को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत का किसी कैनाल को पानी जारी करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है और मुस्तकबिल में भी पानी मिलने की उम्मीद कम है। MLA के मुताबिक श्रीसैलम में मौजूद इजाफी पानी को नागार्जुना सागर और रिपली चिंतला की जानिब छोड़ा जा रहा। उन्होंने किसानों को खबरदार किया कि श्रीसैलम में पानी देखकर किसी कैनाल से पानी मिलने की उम्मीद ना रखें। उन्होंने किसानों को धान की फसल ना लगाने और बारिश होने की सूरत में कम पानी वाली फसलें काश्त करने का मशवरा दिया। ఈ సంవత్సరం ఎలినో ప్రాబ్లం వలన వర్షాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా వరకు పడని కారణంగా మెట్ట పంటలు వేసుకునే దానికి కూడా అవకాశం లేకుండా పోయింది. అదే మాదిరిగా రిజర్వాయర్లకు నీళ్లు వచ్చే పరిస్థితి కూడా కొంత మాత్రమే శ్రీశైలం రిజర్వాయర్కు నీళ్లు వచ్చినాయి. 815 అడుగులు ఉండాల్సిన ఎత్తు 879 అడుగులు మాత్రమే ఉంది. కాబట్టి 35 TMCలు ఇంకా శ్రీశైలంలో రిజర్వాయర్లు తక్కువ ఉన్నాయి. మరి శ్రీశైలంలో ఉండబడిన నీటితో తెలంగాణ వాళ్ళు నిరంతరము ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళు ఆడిస్తూనే ఉన్నారు. మనం కూడా కొద్దిగా ఆడిస్తూ ఉండబడినప్పటికీ కూడా మన వర్షాభావ పరిస్థితులు తప్ప ఆగిపోయింది. వచ్చిన కొంత నీరు నాగార్జున సాగర్కు పులిచింతలకు కూడా నీళ్లు వదులుతూ ఉండడం జరిగింది. కాబట్టి రైతులందరికీ శ్రీశైలానికి నీళ్లు వస్తున్నాయి, మాకు పంటలకు వరిమల్ల ప్రాంతానికంతా కేసీ కెనాల్కు నీళ్లు వస్తాయి, వరిమల్లు నాటుకోవచ్చులనే ఆశతో రైతులు ఉన్నారు ఇంతవరకు కూడా. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు చూస్తూ ఉంటే ఎల్లినో ప్రాబ్లం వల్ల మళ్ళీ వర్షాలు వచ్చే పరిస్థితి లేదు. పై రాష్ట్రాలలో కూడా వర్షాలు తగ్గిపోయినాయి. కాబట్టి భారీగా నదులకు నీళ్లు రావడం లేదు. ఈ కారణాల వల్ల నేను అందరికీ రైతులందరికీ కేసీ కెనాల్ రైతులకందరికీ మనం చేసేది ఏముందంటే, ఏదో కాలువకు శ్రీశైలానికి నీళ్లు వచ్చినాయి మనకు నీళ్లు వస్తాయి లేమని అయితే ఆశపడొద్దు. ప్రస్తుతము ప్రభుత్వము కాలువ కేసీ కెనాల్కు కానీ చేపాడు కాలువలకు కానీ నీళ్లు వదలాలనే ఆలోచనలు లేదు. ఈ సంవత్సరం
तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने माइंस एडी बोजा जयराज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद, सूर्यापेट, तांडूर और दीगर इलाकों समेत तकरीबन 12 मुकामात पर एक साथ तलाशी ली गई है। एसीबी को भोपालपल्ली के माइंस एडी जयराज के मुबैना गैर कानूनी असासों के बारे में मालूमात मिली थी। इसी बुनियाद पर उनकी रिहाइशगाह और मुतल्लिका मकामात पर यह छापा मार कार्रवाई की जा रही। तलाशी मुकम्मल होने के बाद मज़ीद तफसीलात सामने आने की तवक्को है। नाज़रीन, ये थे आज के खबरनामे की अहम और नुमाया खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही मिली होगी। मज़ीद ताज़ा खबरों और अहम मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बाखबर रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।